कभी पटना आतंकवाद के नाम तो कभी कानपुर दंगे में, कभी सीए से लेकर सरकार के खिलाफ जाना तो कभी हिजाब बैन को लेकर। नाम आता है तो बस एक ही ऑर्गेनाइजेशन का, जो है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये क्या है, क्यों है और बहुत से आतंकवादी और कट्टर दंगों में इसका नाम क्यों आता रहता है? क्या ये सच में भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन सवाल से कि पीएफआई क्या है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में बोले तो पीएफआई, एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जो खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए आवाज उठाने वाला बताता है। लेकिन देश के कई राज्यों में हुए दंगों में संगठन का कनेक्शन पाया गया है। पीएफआई को लेकर कहा जाता है कि संगठन का केरल मॉड्यूल आईएसआईएस के लिए काम करता था। केरल से इसके कई मेंबर्स ने सीरिया और इराक में आईएसआईएस को ज्वाइन भी किया था। पीएफआई की स्थापना 1993 में बने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट से हुई है। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से एक संगठन बना था। इसके बाद 2006 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट और पीएफआई एक ही हो गए। हालांकि ऑफिशियली इस संगठन की शुरुआत 17 फरवरी 2007 में हुई है। यह संगठन केरला से ही चलता है, लेकिन पूरे देश में इसके लोग फैले हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक पीएफआई देश के 23 राज्यों में एक्टिव है। पीएफआई को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का ही दूसरा जन्म माना जाता है, क्योंकि 1977 में बने सिमी को 2006 में बैन कर दिया गया। उसके बाद मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों के हक की बात करने के लिए संगठन को बनाया गया। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये कट्टर इस्लामिक संगठन है जिसका नाम देश भर में हुए कई दंगों में सामने आ चुका है। इसकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते कई बार इसे बैन करने की मांग उठ चुकी है। पीएफआई की कुंडली जानने के बाद अब इस पर लगे दंगों के इल्जाम को भी जान लेते हैं। पीएफआई पर देश भर में दंगे फैलाने का आरोप है। इसके साथ ही इस संगठन का नाम कई राजनीतिक हत्याएं कराने के अलावा लव जिहाद में भी सामने आ चुका है। इसके अलावा पीएफआई पर और भी कई आरोप लगे हैं, जिसमें 2016 में बेंगलुरु के आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या जब 2 बाइक सवारों ने की थी, और शहर के शिवाजी नगर में हुए इस मर्डर में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो ये चारों पीएफआई से जुड़े थे। इसके अलावा पीएफआई पर कन्नूर में एक ट्रेनिंग कैंप चलाने का भी आरोप लग चुका है। 2013 में कन्नूर पुलिस ने बताया था कि इस कैंप से तलवार, बम, देसी पिस्टल और आईईडी ब्लास्ट के काम में आने वाली चीजें बरामद हुई थी। रिपोर्ट्स और मीडिया पीएफआई के बारे में क्या कहते हैं ये तो आप लोगों ने जान लिया है, लेकिन खुद पीएफआई अपने बारे में क्या कहती है ये बताना भी हमारा हक है। पीएफआई के मुताबिक उसका मिशन एक भेदभावहीन समाज की स्थापना है, जिसमें सभी को आज़ादी, न्याय और सुरक्षा मिल सके। और इसमें बदलाव के लिए वो वर्तमान सामाजिक और आर्थिक पॉलिसीज में बदलाव लाना चाहती है, ताकि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिल सके। अपना उद्देश्य वो देश की अखंडता, सामुदायिक भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बताती है। साथ ही लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता की पॉलिसी और न्याय व्यवस्था को कायम रखने की बात करती है। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं मानती है। संस्था के विरुद्ध दाखिल एक के बाद एक मामले में राजद्रोह, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने यानी यूएपीए, समुदायों के बीच नफरत फैलाने, विदेशी फंड से देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने और अशांति फैलाने का आरोप लगता रहता है। इसे अच्छे से समझने के लिए आप 2021 में उत्तर प्रदेश की हाथरस दलित महिला बलात्कार हत्या के मामले को ही ले लें। पुलिस की विशेष जांच दल ने 5000 पन्नों की चार्जशीट में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन समेत जिन 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, उन्हें पीएफआई का ही सदस्य बताया गया है। उन पर यूएपीए और राजद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं और विदेशी फंडिंग का दावा भी किया गया है। जबकि सिद्दीकी कप्पन का कहना था कि वो एक पत्रकार होने के नाते दलित महिला के रेप हत्या का मामला कवर करने जा रहे थे और पीएफआई से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पुलिस अपनी बहुत सारी रिपोर्ट्स में कहती है कि पीएफआई हथियारों और बमों की ट्रेनिंग देता है, लेकिन पीएफआई हथियार की ट्रेनिंग की बात से साफ इनकार करता है। पीएफआई का विवादों से है पुराना नाता। आज उत्तर प्रदेश में पीएफआई के बैन की मांग तेज है, मगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब संगठन को बैन करने की बात हुई है। संगठन को बैन किए जाने की मांग 2012 में भी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि तब खुद केरल की सरकार ने पीएफआई का बचाव करते हुए अजीबोगरीब दलील दी थी। केरला हाईकोर्ट ने बताया था कि ये सिमी से अलग हुए सदस्यों का संगठन है जो कुछ मुद्दों पर सरकार का विरोध करता है। ये सवाल जवाब केरल की सरकार से तब हुए थे जब उसके बाद संगठन द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी मार्च किए जाने की शिकायतें आई थी। यानी कुछ लोग देश की आज़ादी की खुशी रोड पर मना रहे थे। इसकी कंप्लेन पीएफआई ने वहां के सीएम से कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार के दावों को खारिज कर दिया था।
मगर बैन को बरकरार रखा था। बात विवादों की चल रही है तो बता दें कि केरला पुलिस ने पीएफआई कार्यकर्ताओं के पास से बम, हथियार, सीडी और तमाम ऐसे दस्तावेज बरामद किए थे जिनमें पीएफआई अलकायदा और तालिबान का समर्थन करती नजर आ रही थी। पीएफआई कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लव जिहाद से लेकर दंगा भड़काने, शांति को प्रभावित करने, लूटपाट करने और हत्या में इसके कार्यकर्ताओं का नाम आता ही रहता है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये संगठन एक आतंकवादी संगठन है जिसके तार कई अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं। आरएसएस और पीएफआई की तुलना, कई बार लोग पीएफआई और आरएसएस की तुलना कर देते हैं, जिसमें पटना के सीनियर पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि आरएसएस पीएफआई के काम करने का ढंग एक समान है। आपको क्या लगता है, ये तक कितना सही और कितना गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।